हाँ जी स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे हमारी 10th क्लास के बोर्ड्स के लिए जो केमिस्ट्री है उसको रिवाइज कर रहे हैं, मतलब थोड़ा उसको टचअप देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बूस्ट कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल। इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर डिस्कस करा हुआ है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो जो ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, राइट, इसमें हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी कर रही हुई हैं। आज तो हमने जो इसका मेटलर्जी वाला पार्ट है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वाला पार्ट है, उसके बारे में यहाँ पे बात करनी है। तो एक बार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि अभी जो इसके बाद अपकमिंग जो क्लासेस आनी है या बाकी सब्जेक्ट्स का जो पोर्शन है वो सब आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है। तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं जी। हम लोगों ने एक क्लास में पहले डिस्कस कर ली हुई थी बाकी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे एक जगह पे केमिकल प्रॉपर्टीज सब डिस्कस करी। अभी हम लोग हैं यहाँ पे एक पार्ट पे, दैट इज मेटलर्जी, राइट। मेटलर्जी वाले पार्ट में है, यस, अक्रेंस ऑफ मेटल। हमारा पार्ट क्या है यहाँ पे, दैट इज अक्रेंस ऑफ मेटल। तो देखो बच्चे, अक्रेंस ऑफ मेटल को अगर हम लोग देखते हैं तो कहते हैं मेटल अकर इन द अर्थ क्रस्ट इन वेरियस फॉर्म। दे आर यूजली फाउंड इन कंबाइंड और फ्री स्टेट्स डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी। बहुत सारी फॉर्म्स में पाए जाते हैं, ठीक है। मेटल हमारी अर्थ क्रस्ट में बहुत सारी फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो किसी ना किसी के साथ कंबाइन होते हैं या फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो वो कहता है सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव एंड आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। जैसे हमने पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम तो लाइक बूम टाइप है ना, एक्सप्लोसिव हो जाते हैं वो तो वो बहुत रिएक्टिविटी उनकी हायर है। तो इस वजह से वो क्या चाहते हैं, वो तो कभी भी फ्री स्टेट में उनका कोई मुश्किल है कि वो नहीं हो सकते, ठीक है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट एम्बुडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एम्बुडेंट है। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एम्बुडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट एंड द थर्ड मोस्ट एम्बुडेंट एलिमेंट आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। एल्यूमिनियम मोस्ट एम्बुडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट का, एंड थर्ड मोस्ट एम्बुडेंट एलिमेंट है आफ्टर ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। सो इन द यूनिवर्स द मोस्ट एम्बुडेंट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। यूनिवर्स के बीच में हमारा मोस्ट एम्बुडेंट एलिमेंट हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हमारा अर्थ का है, एंड एल्यूमिनियम मोस्ट एम्बुडेंट अर्थ क्रस्ट में है। उसके बाद द थर्ड मोस्ट एम्बुडेंट एलिमेंट इज ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, राइट, followed by helium. So metallurgy कहते is the science and technology of extraction metals from their ores, refining them and preparing for them for use. Metallurgy क्या है, कहते is the science and technology of एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, रिफाइन करना उनको, और यूज के लिए प्रिपेयर करना, राइट। और कहते मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। देखो मिनरल्स जितने भी हमारे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं या फिर हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। कहते ओर्स, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट। और कौन से हैं ओर्स, वो होते हैं, देखो मिनरल तो सारे ही हैं, लेकिन सारे के सारे मिनरल्स को हम लोग प्रॉफिटेबली, मान लो कोई एक ऐसी जगह है जहां से आपको आयरन निकालना है, लेकिन वहां पे जितना पैसा आप आयरन को निकालने में लगा रहे हो उतनी ही इन्वेस्टमेंट, उतना ही वो मार्केट में बिक रहा है। दैट मीन्स काम ऑलमोस्ट बैलेंस ही हो रहा है, तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आपका इवन जो टाइम वेस्ट होने वाला है वो अलग चीज है ना, टाइम की इन्वेस्टमेंट तो जिसको आप काउंट ही नहीं कर रहे हो वो अलग है। तो दैट मीन्स वो आपके लिए मिनरल ही रहेगा, वो और नहीं बनेगा। और ऐसी चीज होती है, ऐसे मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट हो जाएं। गैंग्यू, गैंग्यू किनको बोलते हैं हम लोग, इंप्योरिटीज को। जैसे जो हमारे पास अर्दी इंप्योरिटीज होती हैं, अर्दी इंप्योरिटीज हम लोग किनको बोल देंगे, जैसे सैंड और सॉइल, रॉकी मटेरियल दैट आर प्रेजेंट अलोंग विद द ओर्स आर कॉल्ड गैंग्यू, राइट। आगे देखते हैं, कहते रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये दोनों, ये पांचों, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, कहते दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल, दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। ये कभी भी फ्री स्टेट इन नेचर में नहीं पाए जाते। दे ऑलवेज अकर इन कंबाइंड स्टेट एंड देयर ऑक्साइड और कार्बोनेट और सल्फाइड, मतलब वो किसी ना किसी
ऑक्सीजन के साथ मिलके उन्होंने या तो ऑक्साइड्स बनाए होते हैं या उन्होंने किसी ना किसी कार्बोनेट मतलब CO3 ग्रुप के साथ मिलके कार्बोनेट बनाए होते हैं या कोई S2 नेगेटिव के साथ जाके उसने सल्फाइड बनाए होते हैं, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा करा होता है। सो कहते हैं उसके बाद अगर हम बात करें तो मॉडरेटली रिएक्टिविटी मेटल्स दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स, जिंक एज ZnS जिंक ब्लेंडे, जिंक कार्बोनेट दैट इज कैलामाइन और आयरन एज Fe2O3 हेमेटाइट एंड लेड एज PbS, ठीक है, दैट इज ग्लीना, कैलामाइन, हेमेटाइट और जिंक ब्लेंडे, ये सारे मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, राइट। उसके बाद लीस्ट रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं वो कहता दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट लाइक नेटिव स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट। सो वो हैं जो वो आपके फ्री स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं। कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी फाउंड बोथ इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट एंड गोल्ड, प्लैटिनम आर फाउंड इन फ्री स्टेट। गोल्ड एंड प्लैटिनम है जो वो फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं, समझे। सो कहते हैं कि जो मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले होते हैं वो कहां पे पाए जाते हैं बच्चे, दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट में पाए जाते हैं लाइक नेटिव स्टेट एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट, जैसे कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी फाउंड बोथ इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट, राइट। सो उसके बाद आगे देखो, कहते यहाँ पे CBSE का क्वेश्चन है आपका, वाई आर सर्टेन मेटल फाउंड इन फ्री स्टेट एंड अदर इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर, क्यों पाए जाते हैं एंड गिव रीजन है वाई एल्यूमिनियम इज फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन नेचर। कहते हैं मेटल्स आर दैट आर लेस रिएक्टिव, जिनकी रिएक्टिविटी कम है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर डू नॉट रिएक्ट इजिली विद वाटर, air, water or other chemicals, hence they are found in free state in nature. So वो stay free state में पाए जाते हैं। metal that are most reactive like sodium, potassium, calcium, magnesium, aluminium react vigorously with oxygen, moisture, carbon dioxide, hence they are always found in combined state as their oxides, carbonates, sulfides और chlorides वो combined state में पाए जाते हैं। So देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, कहता आपके साथ कोई चीज हो सकती है दैट इज ओर्स। सबसे पहले क्या करेंगे, उन्हीं ओर्स की हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का क्या मतलब होता है, साफ सफाई करनी ओर की, ठीक है। साफ सफाई मतलब सबसे पहले आपके जो ओर्स हैं वो बहुत बड़े पीसेस में हो सकते हैं, तो हमने क्या करना है कि भाई अगर वो बहुत बड़े रॉक्स वगैरह की फॉर्म में है तो हमने उनको एक फाइन पाउडर फॉर्म में या छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में ब्रेक कर लेना है, ठीक है। देन हमारा पहली साफ सफाई हो गई, पहले हमने उनकी साफ सफाई कर ली, ठीक है, और पीसेस में तोड़ लिया और उनके बीच में जो गैंग्यू थी, इंप्योरिटीज थी, उनको कुछ ना कुछ करके रिमूव कर लिया। फिर हमने देखा कि हमारे मैटर्स हैं जो हमारे पास आ गए, मतलब उनके बीच में जो कोई सैंड थी, कोई सॉइल थी, कोई मतलब कोई भी चीज थी, है ना, जो वो सारा कुछ रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गए, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तीन तरह में हमने उनको डिवाइड कर लिया। अगर आपका कोई हाई रिएक्टिविटी का मेटल है तो वहां पे एक ही चीज हो सकती है, वो क्या हो सकती है बच्चे, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस ही होएगी उस ओर की। वहां पे आप कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस ही कर सकते हो और आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। बट अगर आपका मीडियम रिएक्टिविटी वाला मेटल है, आपका मेटल क्या है, दैट बिलोंग्स टू मीडियम रिएक्टिविटी, तो आपके पास दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका मेटल, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं जिंक की, या तो आपका मेटल कार्बोनेट होएगा CO3 या आपका मेटल सल्फाइड होएगा। अगर तो आपका मेटल कार्बोनेट है मतलब CO3 है तो उसके ऊपर मेथड लगेगा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का क्या मतलब हो गया कि उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन ना देके सिर्फ इसको हीट करेंगे, जब हीट करेंगे तो वो आपका इस चीज में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड आपको मिल जाएगा, चाहिए वह ऑक्साइड था। अब अगर आपके पास सल्फाइड हो रहा है तो रोस्ट करना, रोस्ट को आप जानते ही हो, रोस्टिंग हम लोग किस में करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही करते हैं ना, रोस्ट करना, फूड वगैरह में रोस्टिंग एक प्रोसेस है हमारा, तो उसी में ही करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें बच्चा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमें एक चीज पता होती है कि हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, कि अगर उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं राइट, तो वहां पे हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, वहां पे हमारे पास जो ये है
ऑक्सीजन ऐड करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, तो दोनों में हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्साइड मिल जाएगा। अब जिंक के साथ जो ऑक्सीजन है, हमारा काम है इस ऑक्सीजन को बाहर निकालना, क्योंकि हमें मेटल चाहिए, तो उसकी कोई ना कोई रिडक्शन कर देंगे, मान लो उसकी कार्बन के साथ रिएक्शन कर देंगे, जब करेंगे तो जिंक हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर चला जाएगा और उसके बाद प्यूरिफाइड मेटल मिल जाएगा। लो रिएक्टिविटी में सिर्फ सल्फाइड ही होते हैं, ठीक है, सिर्फ सल्फाइड होते हैं। सल्फाइड की हमेशा क्या होती है, रोस्टिंग ही होगी, मेटल मिल जाएगा, हमें जरूरत पड़ेगी तो उसकी रिफाइनिंग कर सकते हैं हम। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओर्स। यहाँ पे एक ही चार्ट पे हमने सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया हुआ है, ये आपका एनसीईआरटी में बना हुआ है चार्ट, तो हमने उसको उसी अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कहते हैं स्टेप्स इन मेटलर्जी, ठीक है, पहले हमने एक चार्ट के ऊपर बात कर ली, अब उनके ऊपर डिटेल बात कर लेते हैं। स्टेप्स इन मेटलर्जी कहते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। फर्स्ट स्टेप ऑफ द मेटल प्रोसेस, ओर इज क्रस्ड एंड ग्राउंड इनटू स्मॉल पीसेज एंड पाउडर। पर्पस मेक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इजियर एंड मोर एफिशिएंट। मतलब सबसे पहले उनकी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कर देनी है, ठीक है, मतलब उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना, फिर उनकी कॉन्सेंट्रेशन करनी है। कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे इनरिचमेंट बोला उसने, या आप बोल दो उसकी ड्रेसिंग करनी है ना, यहाँ एक उसके लिए और टर्म यूज करी जाती है बेनिफिकेशन करना, मतलब उनको क्या करना, उनमें से जो आपकी गैंग्यू है, गैंग्यू मतलब इंप्यूरिटीज, इंप्यूरिटीज भी कौन सी, अर्दी इंप्यूरिटीज लाइक सैंड, क्ले, रॉक्स, मटीरियल, उनको क्या करना, अलग करना। इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ मेटल इन द ओर, ताकि वो जो मोटी मोटी आपकी इंप्योरिटीज हैं वो निकल जाए और मेटल, अच्छा खासा मेटल है जो आपका, वो बच जाए, राइट। सो डन बाय वेरियस फिजिकल केमिकल मेथड डिपेंडिंग ऑन द ओर्स एंड इंप्योरिटीज, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो सबसे उसके बाद क्या होगा, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। जो प्योर मेटल हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड ओर से, अचीव्ड बाय रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल एलिमेंट, मेथड डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी। अगर वो हाई रिएक्टिविटी है तो हमें पता है इलेक्ट्रोलिसिस होएगा, अगर आपकी मीडियम रिएक्टिविटी वाली है तो उसके लास्ट पे रिडक्शन होएगा, और अगर आपका लो रिएक्टिविटी है तो वो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो metal in low activity very unreactive and their oxide can be reduced to metal by heating alone heat करने पे वो reduce हो जाते हैं। mercury from cinnabar, like mercury, देखो एग्जांपल फर्स्ट, mercury from cinnabar और है, वो आपसे पूछ सकता है फॉर्मूला क्या है, HGS की अगर आप सल्फाइड ओर है, ध्यान से देखो सल्फाइड ओर है, लो रिएक्टिविटी में होता भी कौन है, सल्फाइड ओर ही होता है। तो उसने क्या करा बच्चे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर आ गया, मरकरी का ऑक्साइड बच गया। अब जो ऑक्साइड है उसको हीट कर दो, सिंपल हीट करने पे वो डीकंपोज हो जाएगी, मरकरी अलग रह गया और ऑक्सीजन अलग, तो हमें बहुत इजीली मिल गई है, मरकरी मिल गई है। पहला प्रोसेस तो हमें पता ही था रिडक्शन होने, फिर उसके बाद बहुत इजीली वहां पे हमें मिल गया। आगे देखो, एक्सट्रैक्टिंग मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी की बात, जैसे दूसरी एग्जांपल आ गई कॉपर ग्लैंड्स। कॉपर ग्लैंड्स कौन सा है, कॉपर सल्फाइड Cu2S। कहते हीटिंग कॉपर सल्फाइड इन एयर फॉर्मिंग कॉपर 1 ऑक्साइड, जैसे कॉपर सल्फाइड है उसको एयर की प्रेजेंस में करेंगे तो दैट गिव्स अस Cu2O प्लस SO2, मतलब कॉपर ऑक्साइड। स्टेप 2, कॉपर 1 ऑक्साइड रिएक्ट विद मोर कॉपर सल्फाइड्स, ठीक है, कॉपर 1 ऑक्साइड है जो दैट इज रिएक्ट विद मोर कॉपर सल्फाइड और गिव कॉपर मेटल, और हमें क्या दे देगा, कॉपर मेटल दे देगा। आगे देखते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के बारे में बात होगी। किनकी बात होगी भाई, मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की, ठीक है। कहता है मेटल्स लाइक आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है। ये सल्फाइड और कार्बोनेट दो फॉर्म में हो सकते हैं, इजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड, देयरफॉर सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स आर फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। सो सबसे पहले तो रोस्टिंग करोगे, अगर सल्फाइड है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे, ऑक्साइड मिलेगा ये बाहर। अगर कैल्सिनेशन है तो इन द लिमिटेड एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर, या तो लिमिटेड एयर या इन द एब्सेंस ऑफ एयर जाएंगे, तो जिंक कार्बोनेट विल ब्रेक डाउन इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये। अब आगे देखते हैं, कहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन विद केमिकल इक्वेशंस। रोस्टिंग होती है सल्फाइड ओर को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करना, कन्वर्ट सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन में कर दो।
ठीक है, प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है विच इज हार्मफुल एंड कॉज एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन। ठीक है, रोस्टिंग का ये हमें नुकसान भी होता है क्योंकि उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो एयर पोल्यूशन तो कॉज करती है, साथ में एसिड रेन भी है होती है उसकी वजह से, राइट। सो जिंक सल्फाइड, अभी रोस्टिंग में क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड देगा, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर। कहते हैं लेकिन कैल्सिनेशन कार्बोनेट और इन द एब्सेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है विच इज ग्रीन हाउस गैस एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ जी, क्या कह रहा है वो, कहता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड यूजिंग कार्बन। अब आपके पास कोई मेटल ऑक्साइड आ गया, आपको उसको रिड्यूस करना है। किस तरह से करोगे भाई, आपके पास सबसे पहले है जिंक ऑक्साइड। आप जिंक ऑक्साइड आपके पास आ गया था, उसको कार्बन ऐड करोगे, कार्बन रिड्यूस करके ऑक्सीजन को साथ ले जाएगा, आपको मेटल कौन सा मिल जाएगा, जिंक। कहते हैं रिडक्शन बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कैसे कर सकते हो, जैसे आपका ऑक्सीजन है तो आप कोई हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल ऐड कर दो, कोई ऐसा मेटल ऐड कर दो जिसकी रिएक्टिविटी थोड़ी हाई है। हमने हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल ऐड कर दिया, अब वहां पे क्या होएगा, वो इसको बहुत इजीली मैग्नीज को रिप्लेस कर जाएगा, मैग्नीज बाहर रह गया और एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। या फिर थर्माइट रिएक्शन मतलब स्पेशल एप्लीकेशन आयरन एल्यूमिनियम के साथ, दिस हीट इन्वॉल्व इज टू हाई सो दैट आयरन ऑब्टेन्ड इन द मॉल्टन स्टेट विच हेल्प्स इन वेल्डिंग। ये वेल्डिंग में यूज होता है यहाँ पे। एल्यूमिनियम एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, सो जो रिड्यूसिंग एजेंट है एल्यूमिनियम ने इसको रिड्यूस कर दिया और आयरन इधर आ गया। ठीक है, एप्लीकेशन यूज फॉर ज्वाइनिंग रेलवे ट्रैक्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पे थर्माइट रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमसे पूछा जा सकता है। एंड यूज्ड फॉर रिपेयरिंग क्रैक मशीन्स पार्ट, और उसमें भी वो यूज होता है। समझे, आगे बढ़ते हैं बच्चे। काफी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, कहता एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग बिकॉज its reaction with iron is highly exothermic, because when it is heated with iron oxide molten iron is obtained, when it is heated with iron oxide molten aluminium oxide is obtained। molten aluminium oxide मिलता है या molten iron मिलता है, molten iron मिलता है। its melting point is low as compared to iron, so molten alloy of iron and aluminium is formed on heating which is used to join railway tracks। so यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है, आयरन मिलती है that is in molten state और that helps in welding। ठीक है, so answer is B for this। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन कहते हैं metal X is used in the thermite process when X heated with oxygen it gives an oxide Y which is an amphoteric nature। X and Y gives थर्माइट प्रोसेस। सबसे पहले हाँ जी कीजिए सॉल्व। उसने हमें एक हिंट दे दिया है, कहता कि जो मेटल एक्स है ना वो थर्माइट प्रोसेस में यूज होएगा, एंड थर्माइट प्रोसेस में यूज होएगा। तो थर्माइट प्रोसेस अभी अभी हमने पीछे करा है, उसमें आयरन एंड एल्यूमिनियम दो ही चीजें आती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखोगे आयरन है एल्यूमिनियम है, मतलब आंसर हमारा इन दोनों में से कुछ होने वाला है। पर फिर उसने आगे बोल दिया व्हेन एक्स इज हीटेड विद ऑक्सीजन तो इट गिव्स एन ऑक्साइड दैट इज एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है, जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों तरह काम कर लेते हैं। तो वो कौन से होते हैं हमारे पास, दिस वन एल्यूमिनियम के। ठीक है ना, सो एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली एल्यूमिनियम के ऑक्साइड ही वो हो सकते हैं। आगे जी देखो, कहता एक्सट्रैक्टिंग मेटल टूवर्ड्स द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज। कहता मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कहते बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव है। दे कैन नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम देयर ऑक्साइड यूजिंग कार्बन, नहीं, बिकॉज दे हैव अ मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। ऑक्सीजन के साथ उनकी ज्यादा बनती है, कार्बन उनको कैसे रिप्लेस कर सकता है। कहते दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ देयर मोल्टन सॉल्ट। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से मिलेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा और सोडियम बन जाएगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन बन जाएगा। सोडियम मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड। क्यों, क्योंकि सोडियम क्या होता है, सोडियम इज कैटायन। कैटायन किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। क्लोरीन इज एनाइन, नेगेटिव चार्ज होती है ना,
इसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। सो कहते कि इसको आप कार्बन की हेल्प से नहीं रिड्यूस कर सकते हो। फिर वो पूछता है कि भाई क्यों नहीं कर सकते रिड्यूस, कहता क्योंकि जो ऑक्सीजन है आप उसकी ऑक्सीजन को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीजन की इनके साथ जो एफिनिटी है, मतलब अट्रैक्शन है, दैट इज मोर देन कार्बन। तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग कार्बन उसी को ही रिप्लेस कर पाएगा जिससे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो, तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अच्छा आगे क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कितने नेम द मेथड्स यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज, in the middle of activity series, high in activity series, also write one example of each। कहते हैं लो, कोई भी लो ले लो, उसने जैसे कौन सा ले लिया हुआ है HGS, उसको सिनेबार वाली रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी कि आपके पास HGS है, आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दोगे, ये अकेला मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर। या फिर वो क्या कहते थे कि ये बहुत ही माइल्ड है ना, हमने तो इसके लिए मरकरी के लिए तो ये पढ़ा था कि ये बहुत ही माइल्ड है, अगर आप इसको एक बेसिक हीट भी दोगे ना तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब ये अकेला रह जाएगा, इसने टूट जाना है। ठीक है, सो मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज में रोस्टिंग या कैल्सिनेशन लगाओगे, डिपेंड अपॉन द थिंग। ठीक है, कौन सा लगा रहे हो। हाई रिएक्टिविटी सीरीज में कौन सा हो सकता है भाई, कहते हैं कि रिडक्शन ऑफ मॉल्टन सॉल्ट्स, रिडक्शन ही लगेगी, जैसे डॉस प्रोसेस इन NaCl। चलो ग्रेट, आगे देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज रिफाइनिंग। हमने पढ़ा था ना कि मेटल ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन प्रोसेस, जो भी रिडक्शन प्रोसेस से मेटल मिलते हैं, ठीक है, रिडक्शन से मिलते हैं, कहता वो उतने प्योर नहीं होते, उनमें कोई ना कोई इंप्योरिटीज बच जाती हैं। सो उनकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होनी बहुत जरूरी हो जाती है। जैसे कोई भी आपने करना क्या है, जो आपका एनोड वाला पार्ट है, ये दिस वन इज एनोड, एनोड इज पॉजिटिव, क्योंकि एनायन आपको पता क्या होते हैं, नेगेटिव, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एनोड की तरफ। इसके ऊपर, एनोड के ऊपर आप कोई इंप्योर मैटर रखोगे, कैथोड के ऊपर आप कोई प्योर मैटर रखोगे, तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, एग्जांपल कॉपर सल्फेट फॉर कॉपर। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, दैट एग्जांपल इज कॉपर सल्फेट फॉर कॉपर। ठीक है, डन। सो आगे देखो, कहते हैं वर्किंग ऑन पासिंग करंट प्योर मेटल एनोड डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट, प्योर मेटल डिसॉल्व हो जाएगा, इक्विवेलेंट प्योर मेटल गेट डिपॉजिट एट कैथोड, सॉल्युबल इंप्योरिटीज रिमेन इन सोल्यूशन में रह जाएंगी, जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी एट द एंड, जिनको यहां पे देखो, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड मड, क्योंकि इंप्योरिटीज के ऊपर मड था ना, इंप्योर चीज थी, तो वो यहां पे डिपॉजिट हो जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ मैटर रिफाइनिंग कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड, सिर्फ यही है जो जिनकी रिफाइनिंग होती है, बाकियों की नहीं होती है, राइट। अच्छा, क्रोजन कहते हैं स्लो प्रोसेस बाय विच मेटल आर इटन अवे ड्यू टू रिएक्शन विद एयर, मॉइस्चर और अदर केमिकल इज इन द इन्वायरमेंट। कहते क्रोजन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है जिससे जो आपका मेटल है वो मेटल को खा जाता है, जब मेटल एयर ज्यादा मॉइस्चर या कोई और केमिकल्स हैं जो एनवायरमेंट में पड़े हुए उनके साथ रिएक्ट करता है। कहते आयरन का आपने देखा है एक ब्राउन फ्लेकी सी लेयर बन जाती है जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। रस्ट का फॉर्मूला याद रखेंगे, Fe2O3 मोल ऑफ वाटर, मतलब पानी के कोई एग्जैक्ट मोल नहीं है, कितना भी पानी हो सकता है व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। कंडीशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर बोथ एयर एंड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन भी चाहिए, एयर भी चाहिए। डजंट रस्ट इन ओनली वाटर विदाउट एयर या ओनली ड्राई एयर, उसमें नहीं रस्ट करेगी वो। क्लैरिटी। सो सेटअप, टेस्ट ट्यूब ए आयरन नेल रखा, ऑर्डिनरी वाटर रखा प्लस एयर है। टेस्ट ट्यूब बी आयरन नेल रखा, बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर रखा एंड उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर दे दी ताकि एयर ना पास हो पाए, एयर ऊपर रह गई। ठीक है। टेस्ट ट्यूब 3 आयरन नेल रखा, कोई भी उसमें एक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, वो किसका काम कर रहा है, ड्राइंग एजेंट का, मतलब वो वाटर पूरा उड़ा देगा, सिर्फ ड्राई एयर बच जाएगी। तो वो कहता क्या ऑब्जर्व करा आपने कि जो ए है ना वो रस्ट हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें एयर एंड वाटर दोनों था। जो बी है इट डजंट रस्ट क्योंकि एयर इज एब्सेंट, ऑयल जो है वो उसने प्रिवेंट कर दिया था डिसॉल्विंग एयर इन वाटर, राइट। फिर वो कहता नेल डजंट रस्ट, वाटर मॉइस्चर इज एब्सेंट, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड अब्सॉर्ब मॉइस्चर।
उसके बाद आ गया कंक्लूजन, कहता है रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर बोथ एयर एंड वाटर। रस्टिंग ऑफ आयरन को बोथ एयर एंड वाटर चाहिए। इफ ईदर वन ऑफ द एयर और वाटर इज एब्सेंट रस्टिंग डजंट टेक्स प्लेस, वो नहीं होएगी। आगे सिल्वर, कहता सिल्वर टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड, जैसे कि Ag2S व्हेन इट रिएक्ट विद सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट इन द एयर, जब वो सल्फर के साथ रिएक्ट करती है तब, ठीक है, वो ब्लैक हो जाती है। कहते हैं कॉपर, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है, किस वजह से होती है आपको याद रखना है, सल्फाइड, जब सिल्वर सल्फाइड बनता है तब होती है, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3 डॉट्स CuOH2 when exposed to moist air और containing carbon dioxide, तो वो यहाँ पे उसकी एक लेयर बन जाती है। नेक्स्ट मैथड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए कौन से मैथड है? सबसे पहले कहता कि अपनी जो आयरन है उसको पेंट, ग्रीस या ऑयल करके रखो, राइट। सो सिंपल मैथड टू प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम रस्ट by creating a barrier against air and moisture. Secondly, galvanization is the process of coating iron with zinc. galvanization के ऊपर आपको पूछा जाता है किस मेटल के साथ होती है? आयरन के ऊपर जिंक लगाया जाता है, ठीक है। कोटिंग किसकी होती है? जिंक की, आयरन को बचाना होता है। कहता जिंक पर लेयर प्रिवेंट एयर एंड मॉइस्चर फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद एयर आयरन, दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर, इवन इफ द कोटिंग इज स्क्रैच्ड। Zinc being more reactive than iron undergo oxidation in the preference of iron, ठीक है, मतलब sacrificial protection हो जाएगी। कहता even if coating is scratched, zinc being more reactive than iron, zinc ज्यादा reactive है iron से, undergo oxidation in prefer to iron, और एक sacrificial protection का काम कर दिया। एक मेथड वो कहता और होता है that is chrome plating। कहता electroplating a thin layer of chromium onto the metal to prevent corrosion and improve appearance, ये कर सकते हो आप। कहता क्या कर सकते हो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो ऑफ द थिन लेयर ऑफ क्रोमियम onto the metal to prevent corrosion and improve appearance। कहते फिर उसके बाद एक और हो सकती है एनोडाइजेशन। कहते दिस इज अ प्रोसेस टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम टू प्रिवेंट रस्टिंग एंड इनहांस ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। तो वो भी एक ऑक्साइड की लेयर बना सकते हैं मेटल के ऊपर लाइक एल्यूमिनियम, उसको रस्टिंग वगैरह से बचाने के लिए। नेक्स्ट कहता है एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है? कहता है एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल का या फिर एक मेटल का एक नॉन मेटल के साथ। कहता है प्रिपरेशन, अ प्राइमरी मेटल इज फर्स्ट मेल्टेड एंड देन अदर एलिमेंट्स आर डिसॉल्व इन डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। कहते अगर आप प्रॉपर्टीज की बात करो तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उनकी कम होती है प्योर मेटल से, राइट। मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड क्रोजन जो होती है वो प्योर मेटल से ग्रेटर होती है। जैसे कि किसी एक के बीच में कोई दो और एक्स्ट्रा मेटल्स को उसने फिट कर दिया। जैसे कि कहता अमलगम इज द वन ऑफ द मेटल इन एन एलॉय इज, जैसे मान लो जिंक के साथ Hg है, इन दोनों से मिलके कोई एलॉय बना है, तो मैं उसको पता क्या बोलूंगी? मैं उसको बोलूंगी जिंक अमलगम। क्या बोलेंगे बच्चा? जिंक अमलगम। आगे देखते हैं ब्रास। कहता हार्डर देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा हार्ड है बट हैज मच लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन कॉपर। कॉपर से हार्ड है बट कंडक्टिविटी है जो वो कम है एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। एंड कॉपर कंडक्टिविटी कम क्यों है? क्योंकि कहते हैं अगर आप ब्रास है, ब्रास के बीच में इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं हो सकती, लेकिन कॉपर की तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनते हैं, वायर्स बनती हैं, राइट। तो ब्रॉन्ज कहते हैं हार्ड एंड कोरोशन रेसिस्टेंस, लोअर रिएक्टिविटी कंडक्टिविटी देन कॉपर, ठीक है, कंडक्टिविटी कम है। स्टील कहते हार्डन एंड स्ट्रॉन्गर देन आयरन। स्टेनलेस स्टील कहते आयरन, क्रोमियम और निकल से बनती है, रेसिस्ट टू क्रोजन एंड शाइनी सोल्डर। कहते दैट इज लेड एंड टिन एंड लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉय ये है। कहते वाई इज 22 कैरेट गोल्ड यूज्ड फॉर ऑर्नामेंट इन इंस्टेड ऑफ 22 कैरेट गोल्ड। कहते क्योंकि 4 कैरेट गोल्ड इज प्योर गोल्ड बट इट इज वेरी सॉफ्ट एंड कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग ड्यूरेबल ऑर्नामेंट्स, उनमें यूज नहीं हो सकता। सो 22 carat gold is an alloy of gold with small amount of copper or silver. Alloying makes gold harder and more durable while still keeping it suitable for making jewelry. ठीक है। सो
दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे अलग अलग हैं, फिजिकली अपेयरेंस में वो दोनों अलग अलग कैसे हैं, कौन से मेटल हैं जो अपनी ही कैटेगरी के बाकी मेटल से हट के बिहेवियर करते हैं, कौन से नॉन मेटल है जो अलग करते हैं, फिर उनका केमिकली बिहेवियर कैसा है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ या किसी और मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके किस तरह का बिहेवियर करते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज एक्सट्रैक्शन, अगर हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। मेटल की जो एक्सट्रैक्शन है वो किस तरह से होती है, मेटल्स की मेन जो एक्सट्रैक्शन है वो हमें यहाँ पे देखनी होती है कि उसके लिए मेटल्स को कैटेगराइज करा जाता है लो रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी या फिर मिडल रिएक्टिविटी के बेसिस पे, और अलग अलग मैथड्स अप्लाई करे जाते हैं। उन सारे मैथड्स को हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, एंड एट लास्ट हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज क्रोजन और किस किस एलिमेंट को किस किस तरह की कोटिंग की लेयर्स बन के वो होती है और उसको प्रिवेंट कैसे करा सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी आप लोगों ने क्या करना है, दोनों टॉपिक्स केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मेटल्स एंड नॉन मेटल को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। किसी का भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हम लोग मिलते हैं इसके बाद अगली क्लास में नए चैप्टर्स के साथ, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है बच्चे। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो वीडियो को, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से जो अपनी प्रिपरेशन है वो रखो, बिकॉज द एग्जाम इज अप्रोचिंग, ठीक है। सो मिलते हैं बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू।